हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे रीसेंट जो बलूचिस्तान में अटैक्स हुए हैं और उसके बाद जो एक पब्लिक की डिमांड आ रही है कि बलूचिस्तान में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, उसके हवाले से हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में क्यों पॉसिबल नहीं है और इसकी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जा सकता बलूचिस्तान के अंदर। वीडियो को जाने से पहले हम अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम कोई भी रीज़न दें, हम आपको ये बात बता दें कि ये हमारा एनालिसिस है, ये गलत और सही हो सकता है। हमने इसको अपनी रिसर्च की बेस पे बनाया है। आप इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं और जो फाइनल डिसीजन है कुछ भी करने का वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के हाथ में है। हम अपने एनालिसिस की बेस की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान जो है वो केपीके या वजीरिस्तान की तरह नहीं है। हम यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम इनका रेफरेंस ले रहे हैं इस बात का जो अपने प्रीवियस पास्ट में ऑपरेशंस किए, जिसमें ज़रब अज़ब है, राह निजात है, राह रास्त है। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट दी है कि जो बलूचिस्तान है वो केपीके और वजीरिस्तान या बाकी उन इलाकों की तरह नहीं है, इसको हम प्रूव करेंगे कि क्यों नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसका जो रकबा है वो तकरीबन 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देखेंगे रकबा बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान का। जब रकबा किसी चीज का बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान की टेरेन के ऊपर, यानी कि वहां की जो जमीन है वो किस तरह है। तो जो बलूचिस्तान की जमीन है वो बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, बहुत हार्श है, बहुत डिफिकल्ट है उसके ऊपर ऑपरेट करना। फिर जो बलूचिस्तान की वेदर कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्श हैं। इनकी वजह से जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसको करना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत जरूरी है कि जो बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह आते हैं, वो भी एनफ नहीं है एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। और हमने आपको ऑलरेडी बताया कि बलूचिस्तान का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत जरूरी है कि जो एमरैप्स होती हैं या जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, उनको इस टेरेन में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। वो यहाँ पे इतनी कामयाब नहीं होती। हाँ, जहाँ पे कामयाब होती हैं वहां पे लाजमी डिप्लॉय करनी चाहिए, इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो बीएलए है या बीएलएफ है या ब्रास है या बाकी जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कोई टीटीपी की तरह कोई एरिया होल्ड नहीं कर रही। जिस तरह टीटीपी जो थी वो मल्टीपल एरियाज के ऊपर काबिज थी, लेकिन जो बीएलए है, बीएलएफ है, ब्रास है या बाकी इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सब बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, वो किसी एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कब्जा करके नहीं बैठी हुई। तो इसलिए भी ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो अनदेखा होता है, उसने किसी एरिया पे कब्जा नहीं किया होता। तो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए आपको एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए कि इस एरिया में आपने ऑपरेशन करना है। चौथा पॉइंट ये है कि जितनी भी ये बैंड आउटफिट्स हैं, कलदम आउटफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मदद हासिल है कम से कम दुनिया की 6 इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसके अंदर सबसे पहले पैसा प्रोवाइड करने के अंदर भारत शामिल है और भारत की रॉ शामिल है। उसके बाद जो एक्स एनडीएस के ऑपरेटिव्स हैं, बेशक अफगानिस्तान की जो एजेंसी है एनडीएस वो डिफंक्ट हो चुकी है जब से इस्लामिक एमिरेट्स बना है या अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, लेकिन उसके जो एक्स ऑपरेटिव्स हैं वो आज भी ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा आईआरजीसी जो कि ईरान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा आप सबको पता है कि बलूचिस्तान जो है उसके अंदर सी पैक बन रहा है जो कि फ्लैगशिप है ओबीओआर का। तो वहां पे आप पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आप वाजे देख सकते हैं। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम अब ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर, वो ये है कि जो हमारा एडवर्सरीज हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी मिलिट्री को बलूचिस्तान के अंदर डिप्लॉय करें और एक लार्ज स्केल ऑपरेशन करें। इसके ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असरात होंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह सफर करेगी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन से बलूचिस्तान के अंदर, बल्कि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रूप्स है, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या पाकिस्तान आर्मी की अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रूप्स है, वो भी मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो मेन फ्रंट्स हैं, कॉम्बैट फ्रंट्स हैं, वो एलओसी है, वर्किंग बाउंड्री है, फिर हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है इंटरनली भी मुल्क के अंदर मल्टीपल चीजों के अंदर, फिर पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जितने भी बाकी बॉर्डर्स हैं इनके ऊपर जो हमारी ट्रूप्स अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि जो इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें, उनको बंद ना होने दें, उनकी बेशक शिद्दत बढ़ा दें, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर लें, मजीद आईबीओस करें, लेकिन ये जारी रहने चाहिए, जो कि जो अभी भी जारी हैं और एक ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसके अलावा अपने जो ट्रूप्स हैं उनको बेटर इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, जिसके अंदर ऑब्वियसली हेलमेट्स आ जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ जाती हैं, और भी जो गियर होता है वो बेहतर किया जा सकता है, नाइट विजन इक्विपमेंट आ जाता है, काफी सारी चीजें हैं, एमरैप्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास जो ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं मौजूद हैं, लेकिन मजीद दी जा सकती हैं, मजीद उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे ये बात बता दूं कि जो हाइलेक्स और मित्सुबिशी
दालों के ऊपर यूजुअली हम कमेंट कर रहे होते हैं कि यार ये बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि ये ना आईडी ब्लास्ट को रोक सकते हैं, ना किसी बुलेट को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इकोनॉमिक सिचुएशन भी देखनी होती है, टेरेन भी आपने देखनी होती है, और भी बहुत सी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। एमरैप की जो कॉस्ट है वो एक टोयोटा हाइलक्स से 6 टाइम्स ज़्यादा है। पहले प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें भी आपने एनालाइज करनी होती हैं। इसके अलावा टेरेन, एमरैप्स या जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं वो हर टेरेन के अंदर ऑपरेट नहीं की जा सकती। इसके अलावा सॉल्यूशन ये है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को फेंस करने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है, और ओवरऑल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। इलीगल ट्रेड रुकी है। तो ये बाउंड्री जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमने फेंस की है, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसी तरह जब हम पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर को फेंस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो ट्रेनिंग हो रही है इन टेररिस्ट की, जो बलूचिस्तान में आके अटैक्स कर रहे हैं रिसेंटली या पास में भी जो किए हैं, इनकी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। तो जब हम फेंस कर देंगे तो ये वहां से अंदर आ ही नहीं सकेंगे। तो फेंस करना पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे जो हैं, जो कंसर्न इदारे हैं, वो इस वक्त फेंसिंग पे कंप्लीटली काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द फेंसिंग इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। आखिर में ये पॉइंट मैं बता दूं कि हमें अपनी गवर्नमेंट और अपने इदारों के ऊपर एतमाद रखना होगा। हमें अपने इदारों की, जिसमें पाक अफवाज शामिल हैं, उन्हीं कैपेबिलिटी से भरोसा रखना होगा। हम यहाँ पे फिर ये बात बता दें कि ये हमने जो एनालिसिस किया है ये हमारी रिसर्च की बुनियाद पे है। ये गलत और सही हो सकता है। आप इससे डिसएग्री और एग्री कर सकते हैं, और अपनी सजेशंस भी कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि इसमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी या ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए थी। तो आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौम की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये बात भी मैं बता दूं कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का इख्तियार है। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।